गॉड फॉरबिड आपने 2-3 करोड़ खर्चा कर दिया और आपको पसंद नहीं आया, आप हल्का फुल्का रेनोवेशन कर सकते हो. यू माइट चेंज द वॉलपेपर, यू माइट चेंज द सीलिंग कलर, बट यू विल नॉट बी एबल टू रीमॉडल और मेक स्ट्रक्चरल चेंजेस, राइट? सो बहुत देर हो चुकी होगी उस बात के लिए कि आप अनकंफर्टेबल फील करते हो. सुधांशु, आपके घर में, आपके बेडरूम में, आपके बेड पर आपको नींद नहीं आएगी. When you buy a land, you know, the 50% design decision has already been taken by you. तो इसका मतलब ये हो गया कि आप सिर्फ इंस्टाग्राम से इंस्पायर हो गए और आपको आपका घर नहीं बनाना था, आपको बनाना था एक स्टूडियो जहां आप फोटोज ले सकते. आई एम बीइंग टोल्ड टू रेप्लिकेट समथिंग दैट यू हैव सीन sometime in your life. That is a red flag for me. I am not here to replicate something. I am here to give you a design solution which is apt for your space. Fortuner की एक्चुअल कॉस्ट क्या है? 45-50 का 50-55 लाख. आपको 20 लाख में फॉर्च्यूनर नई वाली मिलेगी क्या? हमारा जो प्रोफेशन है, इट्स अ हाई टिकट साइज वर्क. उसमें रिवर्स गियर नहीं होता. यू हैव टू ट्रस्ट योर कंसल्टेंट. रिवर्स गियर का मतलब है अनदर 20-30 लाख 20-30 लाख प्लस 10-15 ईयर्स आप बेयर मिनिमम उस घर में रहोगे. करेक्ट. सो रिजवान, नाउ बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट मेरा एक क्वेश्चन है. जो हम बात कर रहे थे ना बाहर कि 20 मिनट की कॉन्वर्सेशन आपके साथ आपके क्लाइंट के लाखों बचा सकती है. सो आई एम क्यूरियस कि ऐसे क्या कॉन्वर्सेशन होती है जो उनके पैसा बचा सकती है. मुझे भी बचाना है. डेफिनेटली आप बचाओगे इसके बाद, राइट? सी, पहले एक मिसकंसेप्शन है दैट आई वुड लाइक टू क्लियर अप फर्स्ट. द मिसकंसेप्शन इज कि आर्किटेक्ट के पास आप कुछ भी लाओ वो उसको सही कर देगा. अच्छा, ये गलत है. दिस इज अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन. सी, आर्किटेक्ट्स आर नो डाउट क्रिएटिव, बट दे कैन नॉट correct a fundamentally wrong decision. They can optimize a particular situation, ओके. right? सो फंडामेंटली रॉन्ग डिसीजन क्या हो सकता है? Okay, now fundamentally wrong decision can be, अब इसमें 2-3 सिनारियोज हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू either buy a plot to make your home, or you buy a ready-made apartment, or you buy a ready-made villa. Now let us take an example of a villa. कि आपने एक विला खरीदा जिसका किचन है ही बहुत छोटा. ओके. अब मुझे आप ये बताइए सुधांशु कि एक आर्किटेक्ट क्या करेगा अगर किचन ही बहुत टाइनी हो तो, राइट? See, the architect or the designer can optimize the kitchen to the bestest of his limits, but he will not be able to do more than that. So by a fundamentally wrong decision, what I meant is homeowners when they are buying something, अगर उन्होंने चेक नहीं किया उनका किचन साइज and then they expect, उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं. इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पे बहुत सारा डेटा है. उनके माइंड में होता है कि मेरा किचन वैसा रहेगा, बट दैट इज नेवर गोना फिट इन देयर. सो इट इज नॉट द मिस्टेक ऑफ द आर्किटेक्ट. सो द डिसीजन इज टेक्निकली रॉन्ग. नाउ आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल ऑफ अ प्लॉट. मान के चलो यू परचेज्ड अ 500 स्क्वायर यार्ड प्लॉट. से अ 500 स्क्वायर यार्ड प्लॉट इज टेंटेटिवली अबाउट 60 feet by 90 feet. Okay. Right? This is a very ideal plot size for making for an apartment or a villa. सेम चीज़ अगर आप मेरे पास आते हो एक ऐसे प्लॉट साइज के साथ जो एक ट्रेन के डिब्बे जैसा है, 25 feet by 125 feet, मतलब लंबा है. What do you think an architect can actually do in this? See, he is definitely going to be very creative with this plot as well. But हम क्या करते हैं, जो हमारी 20 मिनट या 30 मिनट की जो डिस्कवरी मीटिंग होती है कोई भी क्लाइंट के साथ, उसमें आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ द क्लाइंट, his needs, his wants. कभी कभी क्या होता है कि उनका इंटेंट इज नॉट अलाइंड विद द नीड एंड वांट. Okay. So in this discovery meeting, we first align all this, right? So in this 20 minutes, even the customer will realize the fact कि यार मैंने जो चीज़ खरीदी वो चीज़ ठीक नहीं लग रही. ऐसे बहुत दफ़ा हुआ है हमारे साथ कि एक कस्टमर आता है एक प्रोजेक्ट के साथ, एक प्लॉट के साथ, और जब वो हमसे डिस्कशन करता है, he realizes कि यार this plot size is not actually apt for what my intent is. बट फिर उसका सॉल्यूशन ये नहीं है ना कि वो प्लॉट बेचे. You won't believe, there are few people
who actually came with an intent to give me business, right? अगर देखिए एज अ बिजनेस ओनर मैं सोचूं तो मैं यही करूंगा कि यार बिजनेस आ रहा है मैं कर दूं, लेकिन माई इंटेंशन हियर इज नॉट टू सेल, इज टू काउंसिल, करेक्ट, right? ओके, I make sure, see, when a person is coming with his hard-earned money, and home is not just a product that you can Right. change every 6 Right. months. It is an asset with emotions, राइट, right? So I need to be very upfront when it comes to such statements, although it might hit hard, but that's the fact, Sudhanshu. राइट, So I really counsel them. There are people who came up to me to give the work, but they left saying that, Rizwan, we feel that our intent is not matching the plot that we've purchased. So we'll come back again after a year. We'll try to understand things. Maybe we'll flip this after a while and we'll purchase something. Because see, a decision that you're taking is a long-term lifestyle decision that you are going to change. So आज एक गलती जो आप कर रहे हो वो आपको सदियों तक सजा दिला सकती है, करेक्ट, राइट? वो कहावत आपने सुना होगा कि लम्हों की खताओं ने सदियों की सजा दिलाई. इट अप्लाइज ऑन दिस, ओके, कि एक छोटी सी मिस्टेक आप उसको भुगत रहे हो 20 साल तक. आई डोंट थिंक कि मैं वो होने दूंगा. सो आर्किटेक्ट के पर्सपेक्टिव से कम हम उस गलती को सुधार नहीं सकते. द आर्किटेक्ट कैन ऑप्टिमाइज इट, ओके, बट ही कैन नॉट करेक्ट थिंग्स, क्योंकि अल्टीमेटली साइज तो वही रहने वाला वही रहने वाला है. हाँ, मे बी सी आर्किटेक्चर इज अ वेरी क्रिएटिव इंडस्ट्री. हम बहुत कुछ कर सकते हैं उसके अंदर उस प्लॉट साइज पर, बट हैड इट बीन समथिंग एल्स, मे बी इट वुड हैव मैच्ड द इंटेंट ऑफ व्हाट द क्लाइंट केम विथ. या सो ये चीज़ें, सो प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ें, क्योंकि आई हैव ऑल्सो डन होटल मैनेजमेंट, जो वहाँ पे कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है ना, वर्सेस जो रियलिटी में निकलता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है. वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जो आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, राइट? ये उसकी तरह होता है, राइट? नाउ एंड मैंने अभी रिसेंटली घर भी लिया है गुड़गांव में, सो आई स्पोक टू अ लॉट ऑफ इंटीरियर डिजाइनर्स ऑल्सो गुड़गांव में, ठीक है? जो वो बताते हैं वो या तो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, या जो मैं उनको बता रहा हूँ या वो उसको मैच नहीं कर पाते हैं, राइट? एंड मुझे लगता है कि कहीं कहीं कि क्या कॉलेजेस में सिर्फ ये बताया जाता है कि इन टूल्स पे काम कर लो, या ये चीज़ें आप करोगे तो आपका बिजनेस या आपके आर्किटेक्चर इंडस्ट्री थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, या आपकी जर्नी अच्छी हो जाएगी, राइट? सो कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाता है वर्सेस जो आप बता रहे हो वो दैट इज़ प्योर एक्सपीरियंस, राइट? इन दोनों का मिसमैच तो बहुत ज़्यादा है. See, it's very unfortunate. I mean, it is very unfortunate कि there is a gap between the education system and the reality. मतलब ये डिस्कशन रिसेंटली पार्लियामेंट में भी हुआ था कि हमारे पास इतने लाखों के स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं, लेकिन वाई आर कंपनीज नॉट टेकिंग दैम? राइट, देयर इज सम गैप, राइट? वो गैप को फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है. एंड अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज you become very technically strong with the current education systems that we have. Let it be engineering, let it be architecture. I'm not talking about anything specific. Right. But you get really technically sound. But once you are out of it, let's take a scenario. मेरे साथ जो हुआ है, मतलब आर्किटेक्चर में जब बंदा पढ़ाई करता है तो उसको ये बोला जाता है कि यू डोंट टेक एडिशनल प्रेशर्स ऑन योर माइंड, क्योंकि जब एक क्रिएटिव फील्ड में आप होते हो तो आपके सर पे जितने प्रेशर्स होंगे, जैसे मान के चलिए बाय प्रेशर व्हाट आई मीन इज एक क्लाइंट आता है रिक्वायरमेंट्स के साथ, दैट इज़ अ फाउंडेशन फॉर एनी प्रोजेक्ट. लेकिन उसके वांट्स बहुत रहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए. जब एक डिज़ाइनर उतने वांट्स के साथ बैठता है तो उसकी क्रिएटिविटी डिसरप्ट होती है कहीं ना कहीं, राइट? तो आर्किटेक्चर में ये पढ़ाया जाता है और ये सिखाया भी जाता है कि आप बिना कुछ सोचे समझे आप डिज़ाइन करिए, ताकि आपकी क्रिएटिविटी लेवल पीक पर रहे, ताकि आपको कोई कंस्ट्रेंट ना रहे. बट हम सारे मतलब आज की जो जनरेशन है, या मैं कह लूँ कि सोशल मीडिया पे सब कुछ इतना ज़्यादा क्लटर्ड है, इतनी इन्फॉर्मेशन है, आई वुड से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी है, सैचुरेटेड इन्फॉर्मेशन भी है, राइट? जब भी हम बात करते हैं तो वी हैव सम रेफरेंसेस, मे बी फ्रॉम इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट से हमने कुछ रेफरेंसेस उठा लिए, एंड वी टेल द आर्किटेक्चर, वी टेल द इंटीरियर डिज़ाइनर कि ये हमें चाहिए. करेक्ट. वो मिसफिट, ठीक है,
वो या तो डिसअपॉइंटमेंट की तरफ चला जाता है, क्योंकि हम जो चाह रहे हैं वो शायद वहाँ पे नहीं हो सकता, राइट? तो वो डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, मिसफिट होता है, फिर वो मैं दूसरे इंटीरियर डिजाइनर से बात करूंगा, मैं किसी और आर्किटेक्ट से बात करूंगा, वो चलता रहेगा, वो नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। मैं एक लूप में फंस चुका हूँ उसमें, राइट? उससे बाहर कैसे निकलें वर्सेस ट्रस्ट बिल्ड कैसे करें कि जो मेरे को आर्किटेक्चर जो बता रहा है मेरे लिए, क्या वो सही है या वो मॉनेटरी इसको देख रहा है और मेरे को लॉसेस होने वाले हैं उस लॉन्गर रन में। देखिए, सबसे पहले यहाँ दो पर्सपेक्टिव्स की बात हो गई। एक पर्सपेक्टिव वो है जो एक क्लाइंट की तरफ से रहेगा, एक पर्सपेक्टिव है जो एक आर्किटेक्ट की तरफ से रहेगा। व्हेन इट कम्स टू मिस इन्फॉर्मेशन, जो आपने पहली पॉइंट रेज की, आई एब्सोल्युटली अग्री विथ यू। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्लाइंट्स व्हाट दे डूइंग इज़ कि आप रील देख रहे हो, अचानक से कोई घर वाली रील आ गई, आपको कुछ एलिमेंट पसंद आ गया, आपने सेव कर लिया, राइट? And then somebody shares you something, आपने सेव कर लिया। See, as a client, as a homeowner, if I keep myself in the place of a homeowner, of course मैं अपना घर बना रहा हूँ, मुझे अब सारी राइट्स हैं ये डिसाइड करने के लिए कि मेरे घर में क्या चाहिए। लेकिन जब आप एक कंसल्टेंट को ऑनबोर्ड करते हो, you know, the most funniest part that I feel in the whole process is you onboard a consultant and then you tell him what to do, right? Then what's the use of onboarding a consultant when you don't want his suggestions? Okay. So आप एक कंसल्टेंट को ऑनबोर्ड करिए, उस पर 100% ट्रस्ट करिए। और हमारा प्रोसेस ये होता है सुधांशु कि whenever a customer comes to us, we understand their behavior, we understand their likes and dislikes, we want to understand where they come from, what's the background. Unless and until I do the study, I will not be able to propose them what's right for their space. And can we have like 2, 3 or 5, 6 parameters जिनके बेसिस पे आप उनको स्टडी करते हो एंड आपको समझ में आता है कि इस कस्टमर को ये चाहिए, ठीक है? तो ऐसे कुछ 5-7 पैरामीटर्स हैं हमारे पास। हाँ जी, देखिए, जब कोई भी प्रोजेक्ट लेकर जब आता है हमारे पास, तो हम उससे कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। अगेन आई कम बैक टू द सेम पॉइंट ऑफ इंटेंट। मैं ये इंटेंट बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, कस्टमर और क्लाइंट को खुद नहीं पता कि उनको क्या चाहिए एंड ऑफ द डे। देखिए, इसका आसान तरीका ये होता है कि इफ़ यू वांट टू मेक योर होम, द बेस्ट थिंग इज यू प्रायोरिटाइज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट? थिंग्स विच यू कैन नॉट नेगोशिएट विद। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पैरामीटर है दैट आई नीड गुड वेंटिलेटेड होम, आई नीड a home with good lighting, that is something which is non-negotiable, मान के चलिए। versus आपने एक लिस्ट बना ली, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। सी, एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल इन वन होम। तो एज एन आर्किटेक्ट, आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू व्हाट इज राइट फॉर योर स्पेस, कीपिंग इन माइंड अ सर्टन आंसर्स दैट यू गेव मी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किस प्रोफेशन में हो, राइट? और आपका डेली रूटीन कैसा है। हमने एक फैमिली को बुलाया था और उन्होंने बोला कि रिजवान, दिस होम इज़ गोइंग टू बी गिफ्टेड टू माई डॉटर, शी इज़ इन हर 10th क्लास। सो मैंने बोला ठीक है, सो प्रीडोमिनेंटली द डॉटर इज़ गोइंग टू यूज़ दैट स्पेस, सो आई वुड लाइक टू मीट हर। देन हर फादर केम, देन शी केम इन द थर्ड मीटिंग। सो till the second meeting, I did not take any design decision. Okay. Unless I met the person for whom I'm designing the space. See, architecture is not about it is very unfortunate that आजकल लोग architecture को decoration समझ रहे हैं, interior designing को decoration समझ रहे हैं। It is a science. It is a science where we design a space that can comfort you every second. सुधांशु, आपका घर है, हर दीवार आपसे बात करनी चाहिए। You should feel connected. It's not a hotel room that you're staying in. 2 दिन रहो और चले जाओ, आपका वो घर है, right? So when the daughter came, then I understood she's an extrovert. The way people talk, the way they behave, you can understand. So the first thing that I took from her attitude is she's an extrovert girl. So the design options that she was liking was more on a bolder side. तो हमने फादर से जब मैं बात कर रहा था तो वो बड़े इंट्रोवर्ट इंसान है,
तो अगर मैं उनसे बात करके डिजाइनिंग स्टार्ट कर लेता तो जिसके लिए घर एक्चुअली था तो वो फुलफिल ही नहीं होता वो इंटेंट। तो जब मैंने डॉटर से मिला, उनके साथ कुछ मीटिंग्स की, आई कैजुअली ऑल्सो वेंट फॉर अ लंच विद द फैमिली टू अंडरस्टैंड हाउ दे बिहेव बेसिकली. Okay. This matters a lot. It is not a hotel that we are designing. It is a home that we are designing for you. It should be specific, custom made for you only. Right. So उसके बाद जब हमने डिज़ाइन प्रपोजल दिए, बिलीव आप नहीं करोगे, एक भी चेंज उन्होंने नहीं किया. एंड इट्स अ बिग थिंग फॉर आर्किटेक्ट जब एक क्लाइंट कोई चीज़ चेंज नहीं करते हैं. वरना यूजुअली 5-6 रिविजन्स तो हो ही जाते हैं. Okay. राइट. बट एक भी चेंज नहीं किया बिकॉज हमने वो सारा पैटर्न स्टडी करा था. वो किस तरीके से रहते हैं, वो लड़की किस तरीके से अपने पेरेंट्स से बात करती है, उसको क्या पसंद क्या नहीं पसंद, वो क्या पहन के आई थी हमारी ऑफिस. एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट. सो वी ऑब्जर्व दिस वेरी साइलेंटली एंड दीज आर द सर्टेन पैरामीटर्स. ओके, कूल. सोशल मीडिया की बात करते हैं. क्योंकि सोशल मीडिया पे स्पेशली पिंटरेस्ट पे बहुत कंटेंट है, बहुत इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़ें पड़ी हुई हैं. ठीक है. दिक्कत ये होती है कि मेरे को तो पसंद आ रहा है एक पर्टिकुलर डिज़ाइन पिंटरेस्ट पे, ठीक है, वर्सेस मेरा आर्किटेक्ट कह रहा है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है आपके घर में. राइट. ठीक है. अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि मुझे तो वही चाहिए, ठीक है, वर्सेस आपने मना कर दिया. करेक्ट. ठीक है. मैं क्या करूं? मैं तो फंस गया. अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे एक बात बोली थी कि आई डोंट सेल, आई काउंसिल. यू नो, when somebody comes with a right intent, right, and when you propose them something, you should show the value that design is actually having an impact on your lifestyle, what that design can mean to your family and to the space. अगर मैं ये वैल्यू समझाऊंगा ना तो डेफिनेटली उनको लगेगा कि यार वी आर इन्वेस्टिंग इन समथिंग जहाँ मेरी लाइफस्टाइल अपग्रेड हो रही है. वैल्यू को कैसे डिफाइन करेंगे इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कि इंटीरियर डिज़ाइन में ये मेरे को वैल्यू देने वाला है लॉन्गर रन में, राइट? सो एज अ काउंसलर, एज अ कंसल्टेंट, अगर आप उनको बता रहे हैं कि ये चीज़ मेरे को वैल्यू ऐड करेगी, सो वो वैल्यू एडिशन क्या है? देखिए, जब आपके बिहेवियरल पैटर्न्स को देखते हैं और जब हम आपसे बात करते हैं तो देयर आर सर्टन थिंग्स जो आप हमसे डिस्क्लोज करते हो कि मुझे ये पसंद है, आई डोंट लाइक दिस, आई एब्सोल्युटली लव दिस, व्हेन आई सी दिस आई कैन नॉट रेजिस्ट. यू नो, व्हेन यू टॉक इन दिस वे we understand, we connect the dots. And after we connect the dots, when you come up with some images to us that Rizwan, I like this, I want this, I want this, I want this. ये want ना बड़ा डेंजरस वर्ड है. लोगों को पता नहीं है कि want और need में क्या डिफरेंस है. तो जो मिस इन्फॉर्मेशन की आप बात कर रहे हो, सी देयर इज वन थिंग विच लुक्स राइट, ओके, एंड द अदर इज विच इज एक्चुअली राइट फॉर योर स्पेस. लोग अपने घर जो बना रहे हैं वो ये सोच के बना रहे हैं कि पिक्चर्स में और फोटोग्राफ्स में ये बहुत अच्छा दिखे. पीपल आर लिविंग इन रियल लाइफ, दे आर नॉट लिविंग इन रियल लाइफ. अभी मान के चलो सुधांशु, मैं आप ही से एक चीज़ पूछता हूँ कि अगर आपने एक वीडियो देखा इंस्टाग्राम पे विच इज़ वेरी, यू नो, एक बहुत प्यारा सा घर है जो आपको लग रहा है, बट डू यू एक्चुअली नो कि उसको 6 महीने यूज़ करने के बाद उसकी हालत क्या होगी? आप मेरे से पूछ रहे हो, मेरे साथ तो हो चुका है. एंड मैंने आपको बताया गुड़गांव में अभी लिया है घर. हाँ जी, हाँ जी. एंड हमने सारा का सारा इंटीरियर हम इसी तरीके से प्लान कर रहे थे क्योंकि वी हैड नो आइडिया किस तरीके से करते हैं, क्या चीज़ें करते हैं. सो हम इंस्टाग्राम पे या पिंटरेस्ट पे डिज़ाइंस ढूंढते थे, अपने डिज़ाइनर को भेजते थे, एंड ही यूज्ड टू से कि ये चीज़ें नहीं करो, ये चीज़ें कर लो. ठीक है. अब एक टाइम पे ये सेल्फ रियलाइजेशन हमें आ गया था कि मैं जितने डिज़ाइंस भेज रहा हूँ ना, क्या मैं घर बना रहा हूँ या जोकर बना रहा हूँ. ठीक है. क्योंकि सब जगह सब कुछ अलग अलग होने लगा. एंड व्हेन यू स्टार्ट सीइंग एवरी पिक्चर, एवरी फोटो वन बाय वन, तो आपको समझ में आता है कि वहाँ इतना कलर ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे कलर नहीं ले रहा हूँ, विच इज़ ह्यूज डिफरेंस इन बोथ द थिंग्स. राइट. तो मेरे लिए मैं कंफ्यूज स्टेट में था. करेक्ट. ठीक, क्योंकि मुझे क्लैरिटी थी ही नहीं. राइट. ठीक है. एंड आई स्विच 3-4 इंटीरियर डिजाइनर्स क्योंकि हर कोई अलग अलग बात बता रहा था. ओके. सो आई वाज एट अ एब्सोल्यूट कंफ्यूजन स्टेज कि मुझे नहीं पता था क्या करना है, कैसे करना है.
ठीक है, तो आपका आंसर ही यही है क्वेश्चन का कि मैं तो कंफ्यूज स्टेट में ही घूमता रहा, मुझे समझ में ही नहीं आया करना क्या है, कैसे करना नहीं, यही होता है जब बहुत मिस इन्फॉर्मेशन रहती है। तो देखिए, आप हर इमेज को इंडिविजुअली देख रहे हो, बट जब आप एक आर्किटेक्ट के पास जाते हो, डिज़ाइनर वो सारी इमेजेस को इन वन फ्रेम देखता है, तो उसको पता होता है कि आपके 4 एलिमेंट्स 4 अलग अलग फोटोज में बहुत प्यारे लगेंगे, लेकिन जब वो एक फ्रेम में आएंगे तो ही नोज दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू लुक गुड। नाउ यू हैव टू ट्रस्ट दैट। इन केस यू फील दैट नो, आई डोंट ट्रस्ट द डिज़ाइनर, आप करके देख लेना, लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी तब तक। यू माइट हैव स्पेंड 3-4 crores एंड देन यू रियलाइज दैट ओ माई गॉड दिस इज लुकिंग रियली बैड। तब आपको याद आएगा कि यार वो आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर बहुत सही बता रहा था। सो हमारा जो प्रोफेशन है, इट्स अ हाई टिकट साइज वर्क, उसमें रिवर्स गियर नहीं होता। एग्जैक्टली, राइट, तो यू हैव टू ट्रस्ट योर कंसल्टेंट। रिवर्स गियर का मतलब है अनदर 20-30 लाख 20-30 लाख प्लस 10-15 years आप बेयर मिनिमम उस घर में रहोगे। करेक्ट, राइट, you can renovate your house whenever you want. There's a very big difference between renovation and remodeling. God forbid आपने 2-3 करोड़ खर्चा कर दिया और आपको पसंद नहीं आया, राइट, आप हल्का फुल्का रेनोवेशन कर सकते हो। यू माइट चेंज द वॉलपेपर, यू माइट चेंज द सीलिंग कलर, बट यू विल नॉट बी एबल टू रीमॉडल और मेक स्ट्रक्चरल चेंजेस, राइट। सो बहुत देर हो चुकी होगी उस बात के लिए। सो इसीलिए द रीजन वी डिस्कस things in the discovery meeting of the first 20 minutes, getting back to your first question, is for this. Okay. कि आपके पैसे एक consultant बचाएगा. People think that onboarding an architect is an expense, but I think that is the wise decision that a person can take to save money. Not onboarding an architect or a designer will get expensive. Okay. Yeah. And अब ये भी बात हम बाहर बैठ के कर रहे थे कि लोग जो हैं स्ट्रक्चरल, जब स्ट्रक्चर बन जाता है उसके बाद आर्किटेक्ट लेकर आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अब इंटीरियर का टाइम है, मेरी दीवारें खड़ी हो चुकी है, अब मेरे को कराना है अपना सारा कुछ, राइट। बट आपने कहा कि आर्किटेक्ट उस लेवल पे तो इन्वॉल्व होता ही है क्योंकि लोग उस टाइम पे इन्वॉल्व करते हैं। आपने कहा कि लैंड के लेवल पे, मतलब परचेज के लेवल पे भी आर्किटेक्ट इन्वॉल्व होता है। करेक्ट। वो क्या था? देखिए, यहाँ समझना ये ज़रूरी है कि when you buy a land, you know, the 50% design decision has already been taken by you. Okay. Yes. People think that it is just an investment or it's just a land that we are purchasing. बाद में हम architect को बता लेंगे. Now let me get back to the example that I gave you. मान के चलिए you're buying a plot. आज नहीं कल आप उस पर कुछ ना कुछ बनाओगे, या आप बेचने के बाद जो बंदा आपसे लेगा वो कुछ ना कुछ तो बनाएगा, राइट। मेरा एक कोट है सुधांशु, मैंने एक कोट लिखा था that when people buy a land, right, the 50% decision is already made. I have a quote, Sudhanshu, where I usually tell people that when you buy a land, it is an investment, but architecture will decide whether that investment is ordinary or it will become extraordinary tomorrow. Okay. Yes. So a lot of people these days come up to us, they tell us that, Rizwan, we are planning to buy so-and-so plot of so-and-so size. Our intent is to make a duplex villa, or our intent is to make so-and-so building on it. Will it suffice? People do consult us. देखिए, अगर आपके एक 5 मिनट की कंसल्टेशन से आपका अगला 10 साल सेफगार्ड हो सकता है, so why not, Sudhanshu? Exactly. I can relate to this very closely because I am into real estate as well. And the ventures that we do, we make sure that we have plot sizes wherein कि अगर कोई इस पे घर बनाना चाहता है तो उसको आगे दिक्कत ना हो. We have standard plot sizes. But अगर आप मान के चलो आपने एक प्लॉट खरीदा और आपने बड़े ऑड साइज का प्लॉट खरीदा, एक डिसीजन की गलती हो चुकी, तो जब 5 साल बाद जब आप किसी आर्किटेक्ट के पास जाओगे तो वो भी आपको यही बोलेगा, तो उससे बेहतर ये था कि आप कंसल्ट कर लेते और आपको गाइडेंस मिल जाता, ऑफ कोर्स। ओके, सो रिजवान, मेरा जो अगला क्वेश्चन है ना, ये इन अ वे मैंने फील भी किया है और बहुत बार रैंडम डिस्कशंस में निकल कर भी आई है ये चीज़। ओके। नाउ ये होता है कि जैसे मान लो मैं कभी किसी के घर गया, मैं कनेक्ट नहीं कर पाया, मेरे को वाइब नहीं आई, या बहुत लोगों ने बोला है कि यार हम वहाँ से ना जल्दी निकल गए क्योंकि ना समझ में ही नहीं आ रहा था क्या कर रहे हैं हम वहाँ पे, ठीक है, बात करके या
अंदर बैठ के कुछ अच्छा लग नहीं रहा था। बट जब आपसे मैं बाहर बात कर रहा था इसके बारे में, आपने इसको एक टर्म दी थी, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, हाँ जी, हाँ जी। राइट? सो आई वाज शॉक्ड कि ये भी कोई चीज़ होती है इंटीरियर डिजाइनिंग में, या इस पे भी ध्यान दिया जाता है। मुझे लगा था कि शायद साफ सफाई नहीं है या और बहुत सारी चीज़ें नहीं है, तो हमने राइट। उसको देखा नहीं। बट जब आपने इसका नाम लिया सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, तो मैं अब जानना चाहता हूँ कि ये एग्जैक्टली है क्या और क्यों होता है ये? सो बेसिकली सिक बिल्डिंग सिंड्रोम लोगों को नहीं पता है कि प्लानिंग अगर आपकी बिल्डिंग की अच्छी नहीं हुई है, इफ़ योर प्लानिंग इज़ नॉट up to the mark, people suffer from SBS. Okay. Now I'll tell you what happens in SBS. Before that, I'll also tell you something. You will be more shocked now. There is something called building-related illness as well. Okay. SBS and building-related illness are similar, but they're different. Okay. SBS में होता ये है कि आप अनकंफर्टेबल फील करते हो। सुधांशु, आपके घर में, आपके बेडरूम में, आपके बेड पर आपको नींद नहीं आएगी। ऐसा? बिल्कुल। ओके। राइट। सी, व्हेन यू गो थ्रू SBS, मान के चलो कि आप बहुत फ्रेश फील कर रहे हो, कंफर्टेबल फील कर रहे हो, स्टिल यू विल नॉट नो द रीजन वाई, बट प्लानिंग ऑल्सो प्लेज अ बिग फैक्टर। आर्किटेक्चरल प्लानिंग ऑफ अ स्पेस matters a lot when it comes to you feeling comfortable in a space. जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया कि कभी कभी वाइब नहीं आती, आपको अनकंफर्टेबल फील होता है। प्लानिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई यू विल फील वेरी अनकंफर्टेबल। ये मेरे साथ कई दफ़ा हो चुका है। मुझे अच्छा याद है कि मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था, अनवर अजीज़ मेरे गुरु हैं, तो उनके पास जब मैं काम कर रहा था, सीख रहा था काम, तो मैं उनके प्रोजेक्ट पे गया और वहाँ मैंने एक विला में, आई एंटर्ड अ विला रैंडमली, जस्ट टू सी, आई वाज एन इंटर्न देयर। So there was another community right beside Sir's project. तो मैंने सोचा चलो ये भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। और जब मैं वहाँ गया, यार बिलीव करो मत करो, मैं अंदर कार पार्किंग में गया, आई स्टेप्ड इनटू द हॉल, आई फेल्ट लाइक कमिंग आउट। मुझे वाइब्स अच्छी नहीं आई वहाँ। राइट, दिस इज द इम्पैक्ट दैट डिजाइन हैज on people. People don't understand this. People think design is just decoration. बट ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसका रीज़न ये है कि some spaces are well planned. There are majorly 2-3 factors. One is good amount of lighting. The other is good air quality. Okay. The third is ventilation. It is very unfortunate that people don't prioritize it these days. See, since very long time you have sustainable architecture, you have eco-friendly spaces. It has been there in our industry from a long time, but people don't talk about it these days. I'm sure you might have heard about things like sustainable architecture or IGBC rated building, platinum rated building and all that, right? So आज ये बहुत हो रहा है क्योंकि लोगों का ध्यान अब इस पे जा रहा है। आप देखो कि 30-40 साल पहले, 50-60 साल पहले घर कैसे होते थे, dwellings कैसी होती थी? You would have a courtyard inside, लाइट आ रही है, वेंटिलेशन आ रहा है, पीपल यूज्ड टू बी कंफर्टेबल। मेजरली कंस्ट्रक्शन 4 साइड पे होती थी, बीच में एरिया खाली होता था। एग्जैक्टली। सो उस टाइम पर सिक बिल्डिंग सिंड्रोम डिजीजेस बहुत कम होते थे। उसमें होता क्या है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम में? फटीग, हेडेक, यू विल फील नॉशियस, राइट, and you will feel uncomfortable and you will not know the reason why. Everything is good, आप हेल्थ वाइज ठीक हो। ये तो लॉन्गर रन में हेल्थ को भी इफेक्ट करेगा? नहीं, यहाँ एग्जैक्टली ये डिफरेंस है BRI और SBS के बीच में। SBS, अगर आप ऐसी बिल्डिंग में हो जिसमें आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, द मोमेंट यू कम आउट ऑफ दैट स्पेस यू विल स्टार्ट फीलिंग नॉर्मल। दिस इज SBS. Okay. When it comes to BRI, you will have prolonged illness that. Okay. In that way. For example, इसके जो सिम्टम्स है, चेस्ट पेन, कंजेशन, ब्रेथलेसनेस, शिट, एंड फीवर तक भी होता है। दिस इज बिल्डिंग रिलेटेड इलनेस, और इन सब का जो कनेक्शन है दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ एयर क्वालिटी। तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे बहुत बार देखते हैं कि हम कभी कोई नए घर में शिफ्ट हुआ, वहाँ जाके किसी की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, राइट, और इट कैन इवन लीड टू डेथ ऑल्सो, क्योंकि ऐसा देखा है कि आपको विच वी कॉल इट कि वास्तु सूट नहीं कर रहा वहाँ पे,
राइट? तो आपको वास्तु चेंज कराना पड़ेगा, रेमेडीज लेनी पड़ेंगी, कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे. सो यही है BRI. मतलब इसी वजह से BRI की वजह से ही इस तरीके से इलनेस आती है या प्रॉब्लम्स होती हैं. See, scientifically, it has not been only one factor for what you're saying. There can be multiple factors for even such incidents like how you have quoted. Okay, BRI से discomfort तो definitely feel होता है. Okay, तो और इवन इफ अगर आप वो स्पेस छोड़ भी देते हो, अगर आपने उस जगह ज़्यादा टाइम बिता लिया तो कहीं ना कहीं जाके आपके हेल्थ पे वो इफेक्ट होगा. बट व्हेन इट कम्स टू वास्तु, देखिए वास्तु को यहाँ अगर आप समझो तो किंग अशोक के टाइम पर ये वास्तु का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, दैट वाज प्योर क्लाइमेटोलॉजी. ओके. That is actually climatology. But now it has slowly been connected to, the life and death of a person. See, there might be a good science for it, but the actual concept of Vastu started with climatology. Okay. Like Northeast, you've got your porticos and car parking. Why? Because the sun it rises from the east. So जब sun निकलता है तो उसकी जो शुआएं होती हैं, उसके जो रेज होती हैं, वो आपके घर में पड़नी चाहिए. Right? So that was the ultimate concept of having the parking or the sit out space in your Northeast. Okay. Okay. So these are the little things that you have to consider, definitely. Yeah. अच्छा, ये भी चीज़ देखते हैं कि जैसे मैंने घर लिया तो मेरे को पता है कि घर लेते टाइम हम बहुत सारी सोसाइटीज़ भी एक्सप्लोर कर रहे थे. Right. ठीक है. और ये क्वेश्चन मेरे को इसलिए भी आ रहा है क्योंकि व्हेन यू एंड आई स्टार्टेड डिस्कसिंग ऑन दीज थिंग्स ना, तब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि जब आपने एयर क्वालिटी की बात करी, ठीक है, आपने वेंटिलेशन की बात करी, जो ब्रोशर्स आते हैं ना उसमें ये शायद लिस्ट में भी नहीं होता. Correct. राइट. उसमें लिखा होता है कि माउंटेन व्यू मिलेगा पीछे आपको, या आपको रिवर व्यू मिलेगा, गार्डन व्यू मिलेगा, पूल व्यू मिलेगा आपको. Correct. इसके बारे में तो लोग बात ही नहीं करते. देखिए ये रीज़न क्या है पता है? क्योंकि डिमांड ही नहीं आ रही है इन चीज़ों की. डिमांड जिन चीज़ों की आ रही है, जिन चीज़ की ख्वाहिश कस्टमर कर रहा है, ऑफ कोर्स वो तो बैठे हैं बिजनेस करने के लिए, वो तो बैठे हैं अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो वो तो वही बताएंगे जो आपको और मुझे चाहिए. करेक्ट. अगर 100 फ्लैट्स हैं, 100 में से 80 लोग ये जाकर पूछते हैं कि मुझे गार्डन व्यू चाहिए, मुझे पूल व्यू चाहिए, तो ऑफ कोर्स दे विल मेंशन दैट एज अ सेलिंग फैक्टर. लेकिन उन 100 में से कितने लोगों ने जाकर डेवलपर या उनकी मार्केटिंग टीम से ये पूछा कि मुझे वही फ्लैट बताना जिसमें क्रॉस वेंटिलेशन है? कितने लोगों ने सवाल किया होगा? तो जब नीड ही नहीं दिख रही है तो वो क्यों ब्रोशर में डालेंगे वो? इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे नीड्स बदल गए. सो उस कंडीशन में ना बहुत बार ऐसा लगता है कि एक होम ऑनर को बहुत बार ऐसा लगता है, घर के फैमिली मेम्बर्स को ऐसा लगता है कि जिस घर में हम रह रहे हैं ना वो बहुत केज्ड है हमारे लिए. राइट. सॉल्यूशन क्या है, उसको किस तरीके से हैंडल करें? क्योंकि अब तो घर ले लिया, डिज़ाइन हो चुका है, करोड़ों रुपया लग चुका है ऑलरेडी, अब देयर इज़ नो टर्निंग बैक. केज्ड क्यों लग रहा है आपके हिसाब से? मतलब आपके क्वेश्चन में ही इसका आंसर है. केज इसीलिए, देखिए केज का मतलब क्या है? एक ऐसी जगह जहां आप रहना पसंद नहीं करते हो. करेक्ट. राइट. दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑनलाइन. पीपल पिक थिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन, दे विल प्रिपेयर देयर माइंड कि मुझे ये चाहिए मेरे घर पर. दे आर सो नॉन नेगोशिएबल अबाउट इट दैट ऑल्दो द आर्किटेक्ट और द डिजाइनर इन्फॉर्म्स द क्लाइंट दैट दिस इज नॉट सूटेबल फॉर योर प्लेस, दे टेक इट ऑफेंसिवली. वो समझते हैं कि यार आर्किटेक्ट हमारी बात ही नहीं समझ पा रहा. ये और भी समझते हैं कि ये कर नहीं पाएगा. ये भी हो सकता है कि यार शायद ये इतना डिफिकल्ट है, ये बातें बना रहा है. बट ऐसा नहीं होता. देयर इज वन थिंग, आइदर लुक राइट वर्सेस फील राइट. इंस्टाग्राम पर चीज़ें बहुत प्यारी दिखेगी, बट क्या वो आपको अच्छा फील करा रही है? देखिए जब लोग आपकी आके तारीफ करेंगे, मैं उस अच्छी फीलिंग की उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. जब आप घर बनाओगे, आप देखिए आपने अपना खुद का घर बनाया सुधांशु, यू स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑन दैट. व्हेन पीपल कम टू योर होम एंड दे से दैट हे सुधांशु दैट वॉल पैनलिंग इज लुकिंग गुड, और आप ये रिप्लाई करते हो या 10,000 स्क्वायर फुट 10,000 रुपये पर स्क्वायर फुट वाली मैंने लगाई है, वो एक ही पैनलिंग के पीछे मैंने 20 लाख रुपए खर्चा किए. इसके अलावा आपके पास क्या है बोलने के लिए? बस ये चंद दिन की वाहवाही रहेगी
उसके बाद आप यूज़ करोगे ना घर, अगर इफ़ इट इज़ नॉट फीलिंग राइट इन लॉन्ग टर्म यूज़, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हैविंग दैट एक्सपेंसिव मटेरियल ऑन योर वॉल? सो इसका मतलब ये हो गया कि आप सिर्फ इंस्टाग्राम से इंस्पायर हो गए और आपको आपका घर नहीं बनाना था, आपको बनाना था एक स्टूडियो जहां आप फोटोज ले सको. That's it. This is the reality. This is the reason why people are feeling caged. People feel as if they're staying in a PG or a hotel. कि आया रहा और चला गया. घर इसको नहीं बोलते. घर वो थे जो पहले हम रहा करते थे, छोटे छोटे dwellings जिसमें हमारी मेमोरीज थी. आज हम मतलब कनेक्ट ही नहीं कर पाते हमारी घर की दीवारों से. करेक्ट. क्योंकि आज के वेल फर्निश्ड घर भी घर नहीं लगते और पहले की 4 दीवारें भी घर लगती थी. बिल्कुल बिल्कुल सिंपल होती थी, क्योंकि उसमें वो चीज़ होती थी जो आपको कंफर्ट देती थी. देखिए, लोग आज समझ रहे हैं कि ब्रांड यूज़ करने से मेरा घर अच्छा बन जाएगा. ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. अगर एक ब्रांड यूज़ करने से आपको कंफर्ट फील होता तो फिर डिज़ाइनर्स की क्या ज़रूरत थी, ब्रांड ही लगवा देते सारे. राइट. डिज़ाइनर का काम है कि कौन सी चीज़ कहाँ सेट होगी और आपके हिसाब से कौन सी चीज़ रेजोनेट होगी. अच्छा, लोग ये समझते हैं कि यार वो ब्रांड का सोफ़ा हमने इस्तेमाल किया तो मेरा घर अच्छा हो गया. यार, अगर आप उस सोफ़े पर कंफर्टेबल नहीं हो तो उस ब्रांड का क्या फ़ायदा. सो पीपल हैव ब्रांड की कोई गलती भी नहीं है. ऑफ कोर्स नहीं है. देखिए, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो सकता मैं कंफर्टेबल फील करूं उस पर, बट अगर वो आप ही के साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ को घर में इस्तेमाल करके. आर यू मेकिंग अ होटल और यू मेकिंग योर ओन होम? डिसाइड दैट फर्स्ट. राइट. सो आई थिंक the interpretation, what people are perceiving design as should change. It's not what they think. बट फिर ऐसा भी होता होगा कि फिर वो डेवलपमेंट के टाइम पे जब वो बिल्डिंग बन रही है वो भी कंसिडरेशन से आउट हो जाएगा, क्योंकि सारा फोकस तो आपका गार्डन और पूल व्यू की तरफ चला गया. No, we can't say like that. The reason is because that is anyways designed by some or the other architect. और आर्किटेक्चर में ये बेसिक चीज़ होती है फॉलो करने के लिए. लेकिन कभी कभी बिकॉज ऑफ सम प्लानिंग कंस्ट्रेंट्स ऐसा भी हो जाता है कि कुछ टावर्स ऐसे होते हैं जिनको जो दो टावर्स के बीच में एक टावर होता है उसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती. कभी कभी हो जाता है. तो लोगों की प्रायोरिटीज़ अगर ये बन जाएं, जैसे आज हमने सेकंड ऑप्शन में रख दिया एयर क्वालिटी को, वेंटिलेशन को, लाइटिंग को, और हमने प्रायोरिटी 1 पे क्या रख दिया, गार्डन व्यू, पूल व्यू और ये सारी चीज़ों को. अगर हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाए ना तो देन जो बनाने वाला भी है वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएगा. तो क्या आप ये बोलोगे कि जो बीच वाली बिल्डिंग थी जहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही वो आर्किटेक्चरल फेलियर है? See, of course it is not an architectural failure because see, I will never call it a failure of architecture. I would say people have failed to include architecture in the right place or the right time. The priorities are failing. The decision making is failing. It's not the architecture failure. और इज इट बिकॉज कि बिल्डर वो बना ही रहा है तो, और बिल्डर वही बना रहा है और वही हमारे पास ऑप्शंस है तो लोग खरीद भी रहे हैं? See, eventually it does happen that if it's a very very good society, if it's a big brand and you've got say 50 flats left, you have no other choice because you want to be a part of that society. You eventually take it, you compromise and take it. But if you have the opportunity and option to choose, I would request all the people who are watching this podcast that go for something. Consider lighting, ventilation, the airflow as one of the top factors in selecting your apartment or a villa. Yeah. Okay. So what are the basic checks? ठीक है, what are the basic checks for any homeowner that they should keep in mind before buying a property? A made property. हाँ, a made property. Okay. मे बी इन अ सोसाइटी, क्योंकि बहुत ट्रेंड है सोसाइटी की तरफ लोग मूव कर रहे हैं. सो इन अ सोसाइटी व्हाट आर द की चेक पॉइंट्स अ होम बायर शुड कीप इन माइंड while buying a property in a society, a unit in a society? See, now that because Vastu is,
is considered everywhere, right? So the planning of the buildings are more or less very similar, because आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में क्या आना है, साउथ ईस्ट में किचन रहेगा, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम रहेगा, नॉर्थ ईस्ट में एंट्री रहेगी और कार पार्किंग रहेगी if it's a villa. So these things are fixed, Sudhanshu. You cannot alter this any which ways. Now, what things people should see is definitely good ventilation, क्रॉस वेंटिलेशन स्पेस में है या नहीं है, राइट? What's the ceiling height of the space? Sometimes the ceiling height is good, but after the false ceiling, the heights are reduced to a good extent, and then it feels very cramped up. Then you also have a look at the material being used. A lot of synthetic material is harmful for health. Right? Okay. That's why people are moving towards sustainable architecture, where you use earthy materials for construction, which is also a plus point from the environmental point of view as well as health point of view. Okay, all right. So what about Design Grid Studio? Design Grid Studio जब आपने शुरू किया था, so आपने, मेरे को याद है कि एक बार आपसे पहले मेरी डिस्कशन हुई थी, आपने कहा था मेरे को उस टाइम पे कि क्रिएटिविटी मैटर्स अ लॉट, राइट? एंड फिर आपने बिजनेस भी शुरू किया, राइट? बिजनेस के साथ साथ क्रिएटिविटी मैटर करती है, पहले बिजनेस मैटर करता है? आप सही बोल रहे हो कि जिस टाइम पे हमारी बात हुई थी, डेफिनेटली सी एज एन नाउ दिस क्वेश्चन हैज टू पार्ट्स, सुधांशु. One, I need both the parts. Yeah, sure. So one as an architect. In detail. Okay. So as an architect, what matters the most is a good design. You know, how technically strong I am. मैं अपना प्रोडक्ट कितनी परफेक्ट तरीके से डिलीवर कर रहा हूँ. Okay. That matters a lot. If I look at it from only one perspective of design. But ये mindset with time बहुत इसमें change हुआ है. You know, it's been 15 long years now. Now, this was not a one-day change of mindset. Every project has taught me something or the other. Correct. Right? And everything in life, teaches you something or the other. So, with time, I've understood that if you are a good architect or if you are a good designer, that is not a ticket for you to become a good business owner. Okay. No way. Because by doing a good design, you will be satisfied. But that satisfaction will not add projects in your pipeline. Correct. You have to understand that before taking up a project, you need to visualize as a business owner that this project will lead me to where. You should have the vision. This is exactly the difference between an architect and an architect entrepreneur. अगर आर्किटेक्ट की नज़र से मैं देखूं तो मैं देखूंगा कि यार प्रोजेक्ट मैं अच्छा डिज़ाइन कर रहा हूं, बट अगर वही बिजनेस ओनर के एंगल से मैं देखूंगा तो विजिबिलिटी, नंबर्स मैटर अ लॉट. राइट. देन वेयर आर यू कॉम्प्रोमाइजिंग इन दिस एंटायर थिंग? क्योंकि यू हैव टू कीप इन माइंड कि यू हैव टू डिलीवर क्रिएटिविटी, one part of it, which is customer centric, which is your client centric. Yeah. Right. Second is your business goal. Yeah. Business centric, क्योंकि घर भी तो चलाना है ना. Right. जो टीम है उसको भी फीड करना है. Right. Second is business centric. कॉम्प्रोमाइज कहाँ पे होता है दोनों में? देखिए, प्रीडोमिनेटली जब हम कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं तो हम 3 चीज़ें देखते हैं. या फिर मुझे उससे नंबर्स मिल रहे हैं, या मुझे उससे विजिबिलिटी मिल रही है. थर्ड पे आता है सेटिस्फैक्शन. राइट? ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि one project can give you less numbers but more visibility. Okay. If this is the scenario where I have a project where numbers are not that great, but it's giving me visibility, it is opening the doors for future, for bigger projects, and it is aligning with my vision, I will definitely take it. Okay. Because जैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो नॉट एवरी इन्वेस्टमेंट इज फॉर शॉर्ट टर्म, राइट? देयर आर फ्यू इन्वेस्टमेंट्स दैट यू कीप फॉर लॉन्ग टर्म. दिस इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर माय ब्रांड. सो क्वेश्चन ये है कि लॉन्गर रन में आपको अपनी टीम को भी फीड करना है, ठीक है, अपनी फैमिली भी चलानी है, घर भी चलाना है, सब कुछ चलाना है, राइट? अब बिजनेस में वो क्रिएटिविटी को ध्यान में रखा जाए वर्सेस
क्या हमें ध्यान रखना है कि मेरे को मॉनेटरी बेनिफिट कैसे हो रहा है, ठीक है, इन दोनों को बैलेंस कैसे करें? देखिए, क्रिएटिविटी की जो बात है वो बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप आर्किटेक्ट से कंसल्टेशंस ले रहे हो तो इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट कि आपको क्रिएटिव सोल्यूशन ही मिलेगा, ओके। right? Because if you go to an architect and you expect that he is going to replicate something that you saw, he's not going to do that. At least I'm not going to do that. अगर मेरे पास, अगर आप आके ये बोलते हो कि मैंने ये चीज़ वहाँ देखी है, यहाँ देखी है, आप वो मेरे लिए कर दो, तो ये मेरे लिए रेड फ्लैग है। ओके। मैं ये नहीं करूँगा। तो बैक टू योर क्वेश्चन, 3 चीज़ें प्रीडोमिनेंटली मैं देखता हूँ जब मुझे एक प्रोजेक्ट मिलता है। वेदर दिस प्रोजेक्ट इज गिविंग मी नंबर्स, whether it is giving me visibility, the third is satisfaction. तो अगर आप नोटिस करो तो क्रिएटिविटी कहीं नहीं आई, क्योंकि क्रिएटिविटी बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी उसके अंदर, ओके। राइट? तो अब यहाँ जो 3 सिनेरियोज मैंने आपको बताया, एक प्रोजेक्ट हमारे पास ऐसा आएगा जिसके नंबर्स बहुत कम है, बट दैट प्रोजेक्ट मे ओपन डोर्स for upcoming better projects and bigger projects. And it is like a future investment. Not every project will pay you today. Some projects will position you for tomorrow. Okay. Right? So this is one scenario. So if I have less numbers and visibility factor is good and it aligns with my vision, I will definitely take it. The second scenario is the numbers are really good, but it is not giving me the kind of visibility I am expecting. In this situation, मैं ये देखूंगा कि ये प्रोजेक्ट उस साल किस पोजीशन पे आया है। अगर मेरा कैश फ्लो ठीक ठाक चल रहा है, आई विल नॉट टेक दिस प्रोजेक्ट। ओके। लेकिन अगर कैश फ्लो में थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है उस साल, आई विल टेक दिस प्रोजेक्ट फॉर नंबर्स। सी, इवेंचुअली लेट्स बी प्रैक्टिकल, एज यू राइटली मेंशन्ड, बिजनेस सस्टेन होगा नंबर्स से। करेक्ट। वी कैन नॉट जस्ट फोकस ऑन विजिबिलिटी। यहाँ बिजनेस ओनर का एंगल आता है, और मैं यहाँ एक आर्किटेक्ट नहीं हूँ, अब यहाँ एक बिजनेस ओनर हूँ। मैं ये देखूंगा कि यार क्रिएटिविटी तो है, लेकिन अगर नंबर्स नहीं है तो मैं हर प्रोजेक्ट विजिबिलिटी के लिए नहीं कर सकता हूँ। सो दिस इज अ वेरी की डिसीजन आई हैव टू टेक एज अ बिजनेस ओनर, दैट कुछ प्रोजेक्ट्स मुझे नंबर्स के लिए भी करने पड़ेंगे, कुछ विजिबिलिटी। सो इट शुड बी अ बैलेंस। अब आता है लास्ट पॉइंट जो मैंने बोला, सेटिस्फैक्शन। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी आ जाते होंगे, या कभी ऐसा किया है कि मेरा कैश फ्लो बिगड़ा हुआ है, ठीक है, अब मेरे को अपना कैश फ्लो भी ठीक करना है ना। ये जो प्रोजेक्ट था ये क्रिएटिविटी का प्रोजेक्ट था, पैसा मेरे को कम बच रहा है, बट क्या मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि मैं क्रिएटिविटी को बैलेंस कर लूँ, बट मेरा कैश फ्लो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से मेरे को थोड़ा बचना शुरू हो जाए? तो उस कंडीशन में तो आपका ऑब्वियसली आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे किसी ना किसी तरीके से क्वालिटी पे। तो किया है कभी ऐसा? नहीं, देखिए, ये चीज़ हमारी ब्रेड एंड बटर है, राइट? हम इसके साथ खिलवाड़ तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और मोर इम्पॉर्टेंटली, जो सामने वाला पैसे लगा रहा है उसके प्रोजेक्ट के ऊपर, वो उसकी हार्ड अर्न मनी है। मतलब मैंने देखा है जब लोग मेरे पास काम लेके आते हैं तो दे हैव टीयर्स इन देयर आइज, बिकॉज इमोशंस होते हैं अटैच्ड। यानी आप इमेजिन करो कि अगर आपने कार खरीदी और 5 साल बाद आप कार बेच रहे हो, तो यू विल फील बैड अबाउट इट यार, राइट? ये तो घर है आपका। तो ये मतलब कितने ड्रीम्स के बाद आप अचीव कर पाओगे घर बनाना, राइट, या घर खरीदना। तो वी विल नेवर प्ले विद दिस, वी विल बी वेरी अपफ्रंट दैट क्रिएटिविटी को तो हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नेवर। सो नंबर्स अगर मैच नहीं हो भी पा रहे हैं, वी विल डेफिनेटली डू द प्रोजेक्ट। वी विल नॉट सी कि हमको ये कितना बच रहा है, शायद कम बचेगा, बट हमारा फोकस ये रहेगा कि हमारे क्लाइंट को उस स्पेस के साथ कंफर्ट है या नहीं है, क्या वो उस जगह पे रहकर कंफर्टेबल फील कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या उसकी लाइफस्टाइल बेटर हो रही है, नहीं हो रही है हमारे डिज़ाइन लेकर। ये हमारा फोकस होता है। ये नहीं होता कि यार हम क्रिएटिविटी कम कर देंगे और थोड़े बढ़ के बचा लेंगे, बिल्कुल नहीं। ओके। कुछ अब्रप्ट रिक्वायरमेंट्स आती हैं यार? अब्रप्ट रिक्वायरमेंट्स तो कभी कभी आ जाती हैं। अब जैसे मान के चलो कि you've got a plot in a very rocky and a very hilly area. अब कभी कभी ज़रूरी हो जाता है कि हमको कुछ बोल्डर्स को हटाना इम्पोर्टेंट हो जाता है फुटिंग्स वगैरह के लिए,
या एटलीस्ट कुछ को चिजल डाउन करना ज़रूरी होता है। बट बाज़ क्लाइंट्स बोलते हैं कि ये चीज़ मेरे बेडरूम में आनी चाहिए, ये बोल्डर मेरे हेडबोर्ड के राइट साइड पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये आए। अब उनको ये नहीं पता कि वो बोल्डर तो उनके एंट्रेंस के पास है, वो उनके बेड हेडबोर्ड पे कैसे आएगा। तो हम कुछ रीलोकेशंस भी करते हैं बोल्डर्स का, एंड वी मेक इट लुक एज इफ इट वाज एक्चुअली देयर। अच्छा, ऐसे भी कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है बिकॉज रिक्वायरमेंट्स होती हैं, राइट। तो हाँ, हमने किया है ऐसे रिक्वायरमेंट्स को एडजस्ट। और यूनिक रिक्वायरमेंट्स? यूनिक रिक्वायरमेंट्स मतलब जैसे आर्किटेक्चर प्लानिंग में हमने एक प्रोजेक्ट किया था जहाँ उनको ग्राउंड फ्लोर पर, इट वाज अ सेमी कमर्शियल प्लेस, वेरी प्राइम लोकेशन इन हैदराबाद। तो उन्होंने बोला ग्राउंड फ्लोर पे मुझे एक सुपरमार्केट का ऑप्शन दे दो। अच्छा, ओके। फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे उनको चाहिए था स्टे होम्स, यानी यानी वहाँ एक हॉस्पिटल पास में था, तो बहुत सारे पेशेंट्स आते थे। और इंटरेस्टिंगली उस प्लॉट को 2 रोड्स थे, सामने वाली रोड और पीछे वाली रोड। पीछे वाली रोड 40 फीट ऊपर थी और सामने वाली रोड 40 फीट नीचे। ओके। तो एक तरफ से उनका घर था G+2 और एक तरफ से उनका था G+4। इनफैक्ट यू कैन से G+5। तो जिस तरफ से G+5 था उनको चाहिए था एक सुपरमार्केट एरिया, देन ही वांटेड समथिंग लाइक अ कॉन्सेप्ट ऑफ होटल रूम्स वेयर पीपल कम स्टे फॉर शॉर्ट वेकेशंस एंड लीव। सो 2.5 फ्लोर्स उनको वो चाहिए था। देन फिर उनकी जो मेन एंट्रेंस थी वो उनको दूसरी रोड से चाहिए थी जहाँ से घर सिर्फ G+1 दिखेगा। वहाँ आधा स्टे होम, आधा उनकी पार्किंग, फिर ऊपर उनका ड्यूप्ले। तो ये बहुत ही मिक्स एंड मैच हमको एक रिक्वायरमेंट आई थी, एंड आज वो चीज़ हो चुकी है बाय द वे। सो उस प्रोजेक्ट का मेरे को डेफिनेटली बताना, मैं उसको टैग आपको लेकर जाऊंगा आपको इनफैक्ट। ठीक है, मैं इनफैक्ट जाना चाहूँगा उस प्रोजेक्ट को देखने के लिए। सो वो डिलीवर हो चुका है? डिलीवर हो चुका है। अमेजिंग। द फिनिशिंग्स आर गोइंग ऑन एक्चुअली। ओके। सो क्या होता है कि जब इनिशियली आप कुछ भी शुरू करते हो या कुछ भी नया करने की कोशिश करते हो, मे बी आप अपने कॉलेज से निकले हो, आपने जॉब शुरू करी है, आपको पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप गलत करोगे, राइट? लोग ना गलत करने के बाद गलत की बात करना भी नहीं ज़रूरी समझते, राइट? आप गलत करो तो सही, पहले आपसे गलती होगी तभी तो पता लगेगा कि सही क्या है। सही बात, राइट? सेम चीज़ क्या होती है कि मैंने भी अभी इनिशियल डेज में किया कि मुझे नहीं पता था मार्केटिंग में क्या करना है, कैसे करना है। एक बार उनके सामने जो आपसे बड़े हैं, आपके प्रोफेशन में आपसे बड़े हैं, आप एक बार उनसे बात करके तो देखो, वो आपको बताएंगे कि बेटा क्या गलतियाँ कर रहे हो, आप उनको सुधारना कैसे है गलतियों को, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। लोग गलत चीज़ के बारे में बात करते ही नहीं है। आप क्या गलती कर रहे हो उसके बारे में बात करके देखो एक बार, सही अपने आप आ जाएगा कि क्या करना है। बट अभी भी ना रिजवान, मेरे को बिजनेस सेंस और समझनी है इसमें ना, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस, देखो घूम फिर के बिजनेस का मतलब है नंबर्स, राइट? ठीक है। और नंबर्स को मीट करने के लिए कभी कभी वो चीज़ें भी करनी पड़ती हैं जो हम शायद डीप इनसाइड हम नहीं चाह रहे हैं करना, राइट? जो बहुत रॉ सेंस में बोलेंगे तो क्या हम झूठ बोल के भी क्लाइंट का प्रोजेक्ट उठा लेते हैं, राइट? वो होता है। देखिए, मैं आपको लाइव एग्जांपल दे के बात करता हूँ। 2 साल पहले जो प्रोजेक्ट की लाइनअप मेरे पास थी, मुझे कहीं से ये नहीं लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट्स मुझे विजिबिलिटी देंगे। ओके। बट आई हैड टू डू इट, जबकि माई इनसाइड वॉज टेलिंग मी नॉट टू डू इट। देखिए सुधांशु, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, मान के चलो कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी आपकी स्टार्ट की व्हेन यू वर 30 इयर्स ओल्ड। सो आपका पीक टाइम कितना है आपके पास? 20 साल। सो इन 20 ईयर्स एक साइड आपके पास है 20 साल का टाइम जहां आप दौड़ सकते हो, राइट? दूसरी तरफ आप मुझे ये बताइए कि हमारा जो इंडस्ट्री है, वो हमारी जो प्रोडक्ट है, इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट जहाँ 15-15 दिन को हम नया प्रोजेक्ट लेते हैं। हमारा एक कॉन्ट्रैक्चुअल साइन मीन्स 2 years ऑफ कमिटमेंट बेयर मिनिमम। इट कैन गो अप टू 5 to 7 years। ओके। अगर मैं हाई राइज प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो इट्स अ बेयर मिनिमम ऑफ 5 years ऑफ कमिटमेंट दैट आई हैव विद दैट क्लाइंट। आप यहाँ ये देखिए कि 20 साल की मेरी करियर में अगर मैं 5 साल एक प्रोजेक्ट को दे रहा हूँ, दैट इज 25% ऑफ माई करियर टाइम, सुधांशु।
मुझे कितना सोचना पड़ेगा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले? क्या मैं रेडी हूँ? इज इट वर्थ गिविंग 25% ऑफ माई करियर टाइम टू दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट? Is it paying me worthwhile? Is it giving me that kind of visibility? These are the factors as an entrepreneur I have to see. So, कभी-कभी we are in such situations where visibility नहीं but numbers को देख के हमको प्रोजेक्ट लेना पड़ता है. पिछले साल मैंने ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स लिए, कुछ क्या कई प्रोजेक्ट्स लिए जो visibility नहीं मुझे दे रहे थे but numbers दे रहे थे. And I took it because I had to sustain. Right, as you mentioned, you've got your running cost and everything. So I did something which I never wanted to. Not that I so ये hard selling हो गई ना? No, that is something that I took a decision for my own company. But that was not that I see, when you have a good design in hand, you don't have to aggressively sell anything. You don't have to sell aggressively, but you have to be reasonably well in explaining your product. Okay. If, see, as a client, you see drawing on a piece of paper, but how will a client know that this drawing holds value, is holding something which will upgrade his lifestyle, which will help him living a better life? Unless and until I communicate this message to him, he will think it's a piece of paper and he will find it an expense. He will not find it as an investment. When I explain the value, वो सोचेगा कि यार ये तो इन्वेस्टमेंट है, मैं अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, राइट? अपनी लाइफस्टाइल पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ. So it's about communicating. It's never hard selling. I don't sell, I counsel, Sudhanshu. Remember that again. Yeah. Amazing. Cool, I got the answer. Amazing. ठीक है. सो फिर बिजनेस सस्टेनेंस भी ज़रूरी है, राइट? बिजनेस सस्टेनेंस के लिए हमने प्रोजेक्ट्स उठाए हैं, लॉन्गर रन में चल रहे हैं, नाउ रिजल्ट ड्राइव नहीं कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है? वहाँ पे कितना डिफिकल्ट हो जाता है सारा कुछ. वही बात घूम फिर के आ जाती है कि आपका एक गलत डिसीजन आपको बहुत लंबे टाइम तक ट्रबल करेगा, राइट? आई विल गिव यू वेरी बेसिक एग्जांपल. पहले ज़माने में जो घर हुआ करते थे उसमें एक सिंगल पार्किंग होती थी और हैचबैक की जो साइज़ होती है ना, लेंथ वगैरह, उसके हिसाब से पार्किंग पहले छोड़ा करते थे. मान के चलो आज भी आप वही घर में रह रहे हो और आपने बाई कर ली फॉर्च्यूनर या फोर्ड एंडीवियर. अब आपका डिसीजन जो फॉर्च्यूनर खरीदने का था वो गलत नहीं था इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो, लेकिन जब आप पार्किंग में उसको फिट करने की कोशिश करोगे तो क्या वो फिट होगी? वो हर दिन आपको तकलीफ देगी. और जब तक तकलीफ देगी, जब तक वो कार आपके पास है या आप घर ना बदल लो. तो सेम हाल डिज़ाइन डिसीजन का है. आई हैव लर्न दिस द हार्ड वे, सुधांशु. मैंने ऐसे कुछ प्रोजेक्ट साइन किए जिसका कॉन्ट्रैक्ट 2-3 साल था और 2-3 साल इट वाज अ बर्निंग सेंसेशन इनसाइड बिकॉज आई न्यू कि ना विजिबिलिटी मिल रही है, नंबर्स भले ही मिल रहे होंगे बट कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट को सेटिस्फैक्शन का बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है. वो चीज़ मिसिंग थी. बट ऐसा भी होता है कि नंबर्स भी ना मिल रहे हो. यस, होता है. क्योंकि नंबर्स ना मिलने का मतलब है कि इट्स अल्टीमेटली अफेक्टिंग योर पॉकेट. दैट इज एग्जैक्टली हाउ यू लर्न टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. बिकॉज जब तक वो गलती मैंने की नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि ये हार्ड हिट कब होगा मुझे. करेक्ट. तो ऐसी गलतियां मेरे से हुई हैं पास्ट में. वेरी इनिशियल पार्ट ऑफ माई करियर वेर आई टुक प्रोजेक्ट्स बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट इन टू द मार्केट बट नाइदर इट गेव मी नंबर्स नॉर इट गेव मी विजिबिलिटी but it gave me a lot of lessons that has become a foundation for future. Correct. But 5 से 7 साल का प्रोजेक्ट है, राइट? आपने प्रोजेक्ट साइन कर लिया, बीच में स्कोप होता है कि हम अब उसकी कॉस्ट पे कहाँ रीवर्क कर सकें? See, there is always a timeline when we sign a contract with our clients. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको डिज़ाइंस दिए आपके घर के लिए, लेकिन कुछ इश्यूज़ के वजह से आपने अपना घर बनाना रोक दिया और 4 साल बाद अब वापस से आपने रेज्यूम किया. बट दैट डजंट मीन दैट आई एम विथ यू फॉर द फर्स्ट 1 year, देन यू स्टॉप्ड एंड अगेन यू रिवर्ट बैक. सो थिंग्स विल नॉट बी द सेम. दे विल डेफिनेटली बी कॉन्ट्रैक्ट्स. नहीं, ये तो एक अलग सिचुएशन होगी. ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, जैसे 5 साल का कोई प्रोजेक्ट है, आपने मेंशन किया 5 साल का प्रोजेक्ट है,
अब आपको दिख रहा है 2 साल 3 साल हो चुके हैं, अब आपको दिख रहा है कि ये मेरी पॉकेट को अब हिट करना शुरू करेगा, राइट? सो उस कंडीशन में कैसे? नहीं, दिस इज अनएथिकल. वंस यू हैव साइन, यू हैव योर साइन, मतलब वो आपकी ज़बान है. यू कैन नॉट चेंज unless and until there is a change in scope. Okay. If there is no change in scope, it is very unethical to even talk about it. Okay. Maybe people do talk about it, but I find it unethical because एक बार मैंने कमिटमेंट अगर कर दी कोई चीज़ की तो आई हैव टू बी बाय इट, राइट? क्योंकि बहुत बार ये चीज़ें हमने देखी हैं कि नॉर्मल बिल्डर है, उसने आपसे और ये बड़े बिल्डर की बात नहीं कर रहा, थोड़ा मिड साइज बिल्डर्स की बात कर रहा हूँ. वो सिंपल सा उन्होंने करी हुई चीज़ें हैं कि आपके साथ प्रोजेक्ट साइन कर लिया, आपने उनसे लिया तो उन्होंने आपको 50 चीज़ें दी थी, ये हम करेंगे. नाउ दे से आफ्टर 1 year और 2 years दे से कि नहीं अभी हमारी कॉस्ट ना इन्फ्लेट कर चुकी है तो हम ये चीज़ें डिलीवर नहीं कर पाएंगे, विच इज़ रॉन्ग. Yes, absolutely. इन अ वे, राइट? yeah. सो इन चीज़ों को तो हैंडल करने का कोई सोल्यूशन ही नहीं है फिर. ये तो बहुत होता है आर्किटेक्ट्स के साथ. You know, I'm surprised and it's very unfortunate that जो बंदा आपकी ड्रीम को फुलफिल कर रहा है थ्रू हिज क्रिएटिविटी, आप उसी को पे नहीं कर रहे. अगर आप बात समझो तो आर्किटेक्ट्स फीस is negligible to what you're actually making, but still people breach the contract. That's very unethical. And of course you have ways to reach out to the solution, but yes, it usually happens in a mutual way. But you always have your rules and regulations that you can follow. रेड फ्लैग क्लाइंट्स कौन से होते हैं? आपकी इंडस्ट्री में मुझे लगता है बहुत आते होंगे रेड फ्लैग क्लाइंट्स. यस, एंड अच्छी बात ये है सुधांशु कि ये जो रेड फ्लैग होता है ना, ये स्टार्टिंग में ही हम गेज कर सकते हैं. कैसे? बता दूं? सी, एक आर्किटेक्चर एक क्रिएटिव इंडस्ट्री है, डिज़ाइनिंग एक क्रिएटिव इंडस्ट्री है. इफ़ आई एम बीइंग टोल्ड टू रेप्लिकेट समथिंग that you have seen sometime in your life, that is a red flag for me. I am not here to replicate something. I am here to give you a design solution which is apt for your space. अगर ये पहला रेड फ्लैग है कि आप मुझे बोलो कि मुझे वो चाहिए, मुझे वैसे ही करके दो, मैं नहीं करूँगा वो, मैं रेप्लिकेट नहीं करूँगा, मैं क्रिएट करूँगा. दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकेंड, बट आप रेफर कर सकते हो. देखिए, इंस्पिरेशन लेना तो हमको सिखाया गया आर्किटेक्चर में, राइट. अगर कोई आइकॉनिक बिल्डिंग है या कोई नेचुरल एलिमेंट है, मैं उसे इंस्पिरेशन ले सकता हूँ. बट अगर मैं कोई चीज़ को कॉपी कर रहा हूँ तो फिर आपको मेरी क्या ज़रूरत है? करेक्ट. कॉपी करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो आपका काम कर ही देंगे ना. सो द फर्स्ट रेड फ्लैग इज नो रेप्लिकेशन. ओके. द सेकेंड इज, जब हमारी कॉन्वर्जेशन क्लाइंट से होती है तो जब हम उनको बताते हैं कि आपके स्पेस के लिए ये सही है और ये गलत है, लेकिन जब ये कॉन्वर्जेशन यहाँ से जाकर इस बात पे आ जाती है कि ये काम कितना जल्दी होगा, ये काम कितने कम से कम में होगा, और क्या इसके अंदर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं चीज़ों को लेके, जब कॉन्वर्जेशन यहाँ से इस पोजीशन पे डाइवर्ट होती है, इट्स अ बिग रेड फ्लैग. ओके. एब्सोल्युटली. बिकॉज वहाँ client is not focusing on what is a good solution for his space. उनका फोकस है मैंने मेरे नेबर के घर में वो देखा था, वो मुझे चाहिए, मुझे ये करके दे दो. These are red flags. This is not going to lead me anywhere. So see, because a stronger no is much better than saying a yes. By saying a no, I am not actually degrading any client. I'm saving my identity, I'm saving my brand, I'm saving my time. So that is a no for me. Right. Yeah. And what about ये मेरी requirements हैं versus इतना ही मेरा budget है. ठीक है. वो रेड फ्लैग बनता कैसे है? मतलब उसमें उसकी रिक्वायरमेंट्स वर्सेस उसका बजट, क्योंकि ही कैन नॉट कैलकुलेट बजट्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ही नीड्स. वेरी ट्रू. राइट. तो वो तो क्योंकि परसेप्शन ऑलरेडी बिल्ड हो गया कि मेरे पास 10 लाख का बजट था. करेक्ट. राइट. इंटीरियर का 10 लाख का बजट था वर्सेस ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा लग रहा था. करेक्ट. राइट.
वो कैसे हैंडल होता है? देखिए, जो डिस्कवरी मीटिंग हमारी होती है हर प्रोजेक्ट से पहले, उसमें यही चीज़ें हम एड्रेस करते हैं कि आपके बजट्स क्या हैं। वहाँ मतलब इनडायरेक्टली एक रियलिटी चेक सामने वाले को मिल जाता है, राइट। और दूसरी बात यह है कि जब कोई रिक्वायरमेंट लेके आते हैं तो देखिए, हर चीज़ की एक रियलिटी चेक होती है। जैसे मान के चलो कि आप बताइए कि फॉर्च्यूनर की एक्चुअल कॉस्ट क्या है? 45-50 के आसपास। 50-55 लाख। हाँ। आपको 20 लाख में फॉर्च्यूनर नई वाली मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी ना। तो अगर कोई बजट मेरे पास, अगर एक 2000 स्क्वायर फुट का छोटा सा घर कोई बनाना चाह रहा है, राइट, तो आज की तारीख में इंटीरियर्स के साथ, कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर्स के साथ मान के चलिए कि 1 करोड़ का अगर वो बजट रखता है तो इट इज़ अ रीजनेबल बजट। लेकिन अगर कोई मुझे ये बोलेगा कि मुझे 30 लाख में आप घर बना कर दो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आई गेस स्केलेटन में नहीं खड़ा होगा पूरा। स्केलेटन हो जाएगा, बस उसको देखते रहना पड़ेगा आपको। एनीवन कैन एंटर। या सो देखिए, हर चीज़ में कुछ मतलब रियलिटी चेक्स होनी पड़ेंगी, तो हम रियलिटी चेक देते हैं। अगर आपको बनाना है ताजमहल और आपका बजट है कुछ और, तो वो तो मिसमैच हो जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, डिस्कवरी मीटिंग में हम पहले चीज़ों को सेट राइट करते हैं, अलाइनमेंट्स को सेट राइट करते हैं। अगर मान के चलिए कि आपका बजट ऑलमोस्ट नियर अबाउट रियलिटी को हिट कर रहा है, तब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं किस तरीके से उनके रिक्वायरमेंट्स को इस बजट में फिट इन करूं। ओके। बट अगर बजट ही इतना कम है कि वो मैच ही नहीं हो रहा, तब तो रियलिटी चेक देना ज़रूरी है। या सी इट माइट बी लिटिल हार्ड हिटिंग, बट जो फैक्ट है वो नहीं बदलेगा। सो नाउ यू हैव टू हेल्प मी अंडरस्टैंड, एंड दिस इज फॉर आवर ऑडियंस एज वेल। बहुत बेसिक सिंपल प्लेन लैंग्वेज में मेरे को डिज़ाइन समझाओ। व्हाट इज़ डिज़ाइन? सो डिज़ाइन बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो महसूस की जा सकती है। इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन। वैसे डिज़ाइन का काम ही ये है कि जब कोई चीज़ अच्छी डिज़ाइंड होती है तो इट गिव्स कंफर्ट टू द एंड यूज़र। द पर्सन फील्स द स्पेस। जैसे कभी कभी ये होता है कि आप कुछ लोगों के बीच होते हो और आपको मतलब एक बंदा आपके पास नहीं होता, तो आपको फील होता है कि यार ये होता तो अच्छा होता। जैसे वो चीज़ आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे मुझे, एब्सेंस फील होती है, उनकी एब्सेंस फील होती है, राइट। यू यूजिंग द वर्ड फील, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट डिज़ाइन इज। इट इज़ फेल्ट व्हेन इट इज़ मिसिंग। वरना उसकी कदर तब नहीं होती जब वो चीज़ आपके साथ होती है। या that's something which I tell myself. See, it is not a very dictionary meaning of design, but that's the core of it. Yeah. राइट। सो मुझे बहुत बेसिक तरीके से ये समझना है कि जब आप कॉलेज में पढ़ रहे थे क्या क्या चीज़ें समझाई जाती थी, नेक्स्ट डे या ऑल ऑफ अ सडन आप जॉब में आ गए, ठीक है, आप प्रोफेशन में आ गए, राइट, क्या चेंज हुआ? या 360 चेंज महसूस हुआ था स्टार्टिंग में। आउट ऑफ सिलेबस लगा था सारा कुछ। एक नया ही क्वेश्चन पेपर था जो प्रैक्टिकल लाइफ थी। देखिए, कॉलेज में जो आपका जो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है कि कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है, देखिए ऑफ कोर्स यू आर टॉट टू बी टेक्निकली वेरी स्ट्रांग, नो डाउट कि आपको डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, जो बेसिक फाउंडेशंस होती हैं डिज़ाइन की, वो आपको सिखाई जाती हैं। बट बहुत ही अच्छा होता कि अगर 1-2 सब्जेक्ट्स और उसमें ऐड हो जाती। सेल्स, ऑफ कोर्स मतलब आपने देखिए, ये हो गई मेरी आर्किटेक्चर जर्नी जहाँ मैंने पढ़ाई की, अच्छे नंबर स्कोर किए और फिर आई एम आउट ऑफ द कॉलेज। अब मैं बैठा हूँ टेबल पर और मेरे सामने क्लाइंट है। मैं आई एम पम्प्ड अप टू शो हिम जो मैंने सीखा है आर्किटेक्चर में, वो मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ आपको। The printouts are here. You as a client, you see the papers and you'll be like, wow, Rizwan, the designs are amazing. Rizwan, मेरा बजट 20 लाख है. I am gone from inside. I'll be like, यार मतलब डिज़ाइन तो मेरा इम्प्लीमेंट हो सकता होगा, क्योंकि कॉलेज में तो मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं मिली कि ये डिज़ाइन की बजटिंग मुझे किस तरीके से निकालनी है, क्या ये मेरे क्लाइंट के बजट्स को फिट करेगा नहीं करेगा। सो ये तो प्रैक्टिकल फील्ड में उतरने के बाद ही हमको समझ में आया। अगर मुझे ये फील हुआ कि अगर ये पहले समझ में आ जाता तो ये हमारी करियर का बहुत टाइम इसमें बचता और शायद बहुत प्रोजेक्ट्स लूज होने से बच भी जाते। सो इसको इंटरप्रेट ऐसे कर सकते हैं कि
बजट लेके डिज़ाइन दिखाना बेटर है या डिज़ाइन दिखा के बजट पता करना बेटर है? देखिए दोनों तरीके से काम होता है. देर आर फ्यू क्लाइंट्स हु आर नॉट कंसर्न अबाउट द बजट एट ऑल. बट बहुत कम होते होंगे ऐसे. हाँ, द वेरी लेस. कहीं ना कहीं बजट तो आता ही है, बट मेजॉरिटी ये होता है कि सी दिस इज अगेन विथ एक्सपीरियंस दैट आई हैव लर्नड. व्हेन समबडी कम्स टू मी टू गेट देयर होम इंटीरियर डिज़ाइन, आई वेरी फ्रैंकली आस्क देम दैट मे आई नो व्हाट योर बजट इज. बहुत सारे लोग रेजिस्ट करते हैं बताने के लिए. वो लोग ये सोचते हैं कि हम अगर 1 करोड़ बताए तो ये 2 करोड़ का खर्चा करवा देगा. मतलब ये एक परसेप्शन बना हुआ है, बट एक्चुअली ये नहीं है. होता ये है कि अगर मान के चलो कि मैंने आपको कोई डिज़ाइन प्रपोजल दिया विदाउट इवन नोइंग योर बजट्स, हो सकता है कि वो 2 करोड़ टच कर ले. जब हम टेबल पे बैठेंगे डिस्कशन करने के लिए बजट्स, तब हमको पता चलेगा कि यार ये तो 2 करोड़ जा रहा है. मतलब मुझे तो पता रहेगा, बट आपको ये चीज़ पता नहीं रहेगी. तो जब आप रियलाइज़ करोगे कि यार 2 करोड़ मेरा बजट नहीं है, मेरा तो 1 करोड़ था, शायद आप और 10% उस पर ऐड कर पाओगे, लेकिन 2 करोड़ तक तो आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे. तो वहाँ जाके बहुत बड़ा एक गैप क्रिएट हो जाएगा. तो इट इज़ मच बेटर that we as designers, we ask them that what is your budget. See, again, I would like to tell everybody here that we are not compromising with the creativity, but we know what material palette to use for what kind of budget. That is how we can do a reverse calculation and give you the best product suitable for you in that particular space.